तो जो हमने पढ़ा था VSEPR थ्योरी, अब उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो उसके क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मैंने कहा ClF3, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ClF3, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सेंट्रल एटम। तो सेंटर में एटम कौन सा होगा, क्लोरीन। Cl. Yes, sir. हाँ, तो इसका एटॉमिक नंबर है 17, यानी 2 8 एंड 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7 एंड 3 फ्लोरीन is connected with Cl, means 3 bond pair are there and 2 lone pair are there। क्योंकि टोटल 7 है, 7 में से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ शेयरिंग करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो 3 शेयरिंग हो गई। बाकी क्या बचता है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बच गए। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 2। तो इसका जो शेप होगा वो होगा टी शेप, टी शेप ध्यान रखना। तो कैसे बनेगा, Cl, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ पे F, और ये 2 लोन पेयर ऐसे दिख दिए, तो इसका है टी शेप। क्लियर है। इज BF5, तो बी आर होता है 35, तो 2 8 18 और ये 7, तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7। अब इसमें F5 है, तो F है जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसका मतलब Br के साथ 5 सिंगल बॉन्ड होंगे। अब टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 में से 5 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर करवा दिया, तो अब कितने बच गए, एक लोन पेयर बच गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक लोन पेयर। तो यहां से हम क्या देखेंगे, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, तो इसका जो शेप होता है वो बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। बॉन्ड पेयर 5 एंड लोन पेयर 1, तो कैसे बनेगा, Br यहाँ पे पहले स्क्वायर बना दो, 1 2 3 4 सारे एंगल 90 के होंगे, और दूसरा पिरामिडल का मतलब एक ऊपर की साइड को, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, और एक लोन पेयर आप ऐसे दिखा दोगे, तो ये है आपका स्क्वायर पिरामिडल BrF5। अब देखो जैसे NH3 माइनस, N का सेंट्रल एटम हो गया N, एटॉमिक नंबर 7 2 एंड 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, बट 1 नेगेटिव चार्ज इज देयर, मतलब एक ऐड कर देना है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज देयर एंड हाइड्रोजन फॉर्म सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ चले गए हाइड्रोजन के साथ, तो कितने बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो इसका शेप हो जाएगा वी शेप्ड, यहाँ से HA वी शेप्ड, और इसमें 2 लोन पेयर होंगे, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो ये हो गया
वी शेप्ड। तो ये याद रखना है जो टेबल आपको बताइए, और निकालने का ही तरीका है। इसके बाद H3O+, H3O+, तो इसमें सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है 2 and 6, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, लेकिन ये प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये कम हो जाएगा तो बच जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, और तीनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन है 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना देगा। अब कितने लोन पेयर बच गए, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर यहाँ पे बच जाएगा। तो लोन पेयर इज इक्वल टू 1 एंड बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3, तो 3 and 1, तो ये बनता है पिरामिडल शेप। इसको याद करना पड़ेगा, पिरामिडल शेप। पिरामिडल में क्या होगा, ऑक्सीजन ये है 1 2 3 और ये लोन पेयर। ठीक है, तो ये पिरामिडल शेप है। तो क्लियर हुआ ये? Yes, ऐसे sir. ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, और 100% आता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस हम आगे भी करेंगे। तो अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट इज बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर, तो बॉन्ड पैरामीटर में देयर आर 4 पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर, तो देयर आर 4 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज बॉन्ड लेंथ, फर्स्ट है बॉन्ड लेंथ, सेकंड इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, थर्ड वन इज बॉन्ड एंगल, थर्ड वन इज बॉन्ड एंगल, एंड फोर्थ वन इज बॉन्ड ऑर्डर। तो ये 4 हैं इसमें। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बॉन्ड लेंथ। तो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में क्या होता है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। सपोज एक एटम है ये 1 और एक ये 2, ये क्लोरीन है, तो इन दोनों एटम है जो इनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, जो 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स के बीच जो सेंटर है, न्यूक्लियस है, उसके बीच का डिस्टेंस, उसे कहेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, समझ में आ गया बॉन्ड लेंथ? Yes, sir. अब इसमें अलग अलग टाइप के बॉन्ड लेंथ हो सकते हैं, जैसे कैटेगराइज कर दिया हमने। कोवेलेंट के लिए अलग हो सकता है, कोवेलेंट। दूसरा मेटालिक के लिए अलग हो जाएगा, और मॉलिक्यूल के लिए अलग हो जाएगा, लेकिन डिफाइन सेम रहेगी। कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग में ऐसे हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस, ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो उसे कहेंगे कोवेलेंट के लिए। ये कोवेलेंट का डिस्टेंस हो गया ए बी। इसके बाद अगर मैंने कहा मेटालिक, तो मेटालिक के लिए क्या होता है, एक एटम ऐसा, दूसरा उसके पास होगा, टच करेंगे बस, ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए और बी, तो ये भी क्या है, बॉन्ड लेंथ। मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल आपने ये बना दिया 1, और ये सेकंड मॉलिक्यूल हो गया, उसका एडजेसेंट मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, एडजेसेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, एक ये है और दूसरा ये जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मॉलिक्यूल में, ये भी क्या है आपका बॉन्ड लेंथ, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये है बॉन्ड लेंथ। तो मॉलिक्यूल में भी बॉन्ड लेंथ, एटम में भी बॉन्ड लेंथ, और मेटल में भी बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का सीधा मीनिंग क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, जो भी न्यूक्लियस होगा उसके बीच के डिस्टेंस, वो होता है आपका बॉन्ड लेंथ।
और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी केस में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो हम एवरेज टाइप से निकाल लेते हैं उसे, उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करेंगे, ये मेन है यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ये देखो इसमें दिखाया हुआ है, अगर आपको लेंथ को मेजर करनी है तो एक ये है आपके पास 1, ये सेकंड, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, ये आपकी बॉन्ड लेंथ हो गई, और रेडियस में हाफ हो जाएगा, रेडियस में क्या होगा, हाफ, रेडियस हाफ हो जाएगा। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, इसमें पहला फैक्टर है साइज का, फर्स्ट फैक्टर इज साइज। साइज जितना ज्यादा होगा, उस साइज जितना ज्यादा हो जाएगा उतना बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ भी उतनी ज्यादा होगा जितना बड़ा साइज है। जैसे एग्जांपल के लिए H फ्लोरीन, H क्लोरीन, H ब्रोमीन और H आयोडीन। तो आपको पता है कि जो साइज होगा फ्लोरीन का सबसे कम, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो इस तरीके से ये ऑर्डर आएगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना साइज बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे फ्लोरीन का छोटा साइज होता है, तो हाइड्रोजन ये है, फ्लोरीन ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्लोरीन क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने फ्लोरीन का दिखाया, तो ये है फ्लोरीन का छोटा साइज है, तो यहाँ पे HF, और HCl में क्या होगा, HCl में थोड़ा बड़ा साइज हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी HCl में। फिर HBr, Br और बड़ा है, तो Br और बड़ा है तो क्या होगा, इतना बड़ा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। और जो आयोडीन है HI, ये सबसे बड़ा साइज है, तो हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन आयोडीन का साइज क्या है, सबसे बड़ा है, तो जब इन दोनों का डिस्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के, जितना साइज बड़ा होगा एटम का उतना बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये पहला स्टेप है। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब सेकंड इसमें आता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की कम होगी। यानी जितनी हमने मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उतना बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। जितना बॉन्ड ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ कम, जैसे सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल मतलब ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा है, तो इसकी लेंथ सबसे कम, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, और सबसे कम है ट्रिपल बॉन्ड की, तो इसे कहते हैं मल्टीपल सिटी यानी मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप इसमें आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में भी ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड के लिए इसके लास्ट में हम पढ़ते हैं इसे sp3, डबल बॉन्ड आएगा तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो sp। तो जितना sp3 ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, यानी सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, लगभग 154 एंगस्ट्रम, इसका 134 एंगस्ट्रम, और इसका ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 120 एंगस्ट्रम। तो सबसे कम किसका है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले का, उसे कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp3 का साइज सबसे बड़ा, फिर sp2 का, और सबसे कम है sp का। sp3 कब होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के लिए sp2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा, sp3 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा और sp का सबसे कम, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप आता है इसमें s कैरेक्टर या परसेंटेज। अब मैंने कहा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें sp3, इसमें sp2,
इसमें sp। तो कहते हैं कि s परसेंटेज या s करेक्टर बताओ। तो इसमें टोटल 4 हैं और s का एक ही एटम है इंटू 100, यानी 25%। जो s की परसेंटेज है वो 25% है। सेकेंड में टोटल एटम कितने हैं, टोटल ऑर्बिटल 3 है, एक s का 2 p के, और इसमें से एक s है इंटू 100, तो ये इसके डिवाइड हो जाएगा 33.33। ये परसेंटेज है डबल बॉन्ड की, यानी sp2 वाले की। sp का मतलब एक s और एक p, 1/2 इंटू 100, तो इसको डिवाइड करेंगे 50%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर s करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर है इसमें। ठीक है, एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, या फिर एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट है इसमें जो फैक्टर्स को डिनोट करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. अब नेक्स्ट आता है इसमें एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। अब देखो लेंथ दी हुई है इसमें, इसको देख सकते हैं। एच के बीच का जो एंगल है ये 74, क्लोरीन का है 199, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है 120, कार्बन सिंगल बॉन्ड का 154, जो अभी मैंने आपको बताया था। कार्बन में 154 सिंगल में, 134 डबल में, और 120 ट्रिपल में, ये अभी हमने डिस्कस किया था। ऐसे देखो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड होगा तो 145, डबल बॉन्ड हो गया तो कम हो जाएगा 125, ट्रिपल बॉन्ड हुआ और कम हो जाएगा 110। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो सीएन में, सीएन का सिंगल बॉन्ड तो 143 सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड में 138 कम हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा और कम हो जाएगा 116। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड, और सबसे कम होता है ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी है। और बाकी HCl HBr में से HI बड़ा होता है, फिर Br बड़ा होता है, Cl सबसे छोटा होता है। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब सेकंड आता है इसमें बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी किससे बोलेंगे, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसमें होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to break down, required to break down 1 mole of bond, 1 mole of bond of the molecule। जो मॉलिक्यूल है उसमें एक बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हर एक का अलग अलग होगा। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन है तो एच आप इसे तोड़ोगे तो अलग एनर्जी चाहिए, एच और ओ को तोड़ेंगे अलग एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को तोड़ेंगे अलग एनर्जी चाहिए। ठीक है, Cl को ब्रेक डाउन करेंगे तो अलग एनर्जी चाहिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब इस एक मोल को, इसे एक नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं एक मोल, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन 1 मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें आता है बॉन्ड एनर्जी। देखो एक तो डिसोसिएशन एनर्जी है, एक है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी को हम कैसे दिखाएंगे, देखो बॉन्ड एनर्जी को दिखाने के लिए क्या तरीका है हमारे पास। बॉन्ड एनर्जी को दिखाने का ये है, सपोज हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे CH4 का। ठीक है, CH4। अब पहला इसमें फर्स्ट बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने के लिए चाहिए हमें 100 जूल एनर्जी, तो पहला निकल गया। अब 3 हाइड्रोजन बच गए आपके पास, तो इसे कहते हैं फर्स्ट डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर उसके बाद एक और बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सेकेंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सपोज ये चाहिए 120 जूल। अब 2 रह गए, फिर आपने हीटिंग करी तो थर्ड
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये हो गया 150। अब आपको इससे ब्रेक डाउन करने के लिए 150 जूल एनर्जी चाहिए। फिर ये लास्ट हो गया। जब लास्ट बचेगा तो फोर्थ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, 200 हो गए। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये होता है एवरेज ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जितना ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसका एवरेज, पहले केस में 100, दूसरे केस में 120, तीसरे में 150 और फोर्थ में 200 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 2 + 5 7 और 2 1 3 4 5, तो 570/4। इसे डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 10 और 4 5 जा 20। तो इतने जूल एनर्जी आ गए। तो ये बॉन्ड एनर्जी हो गई। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, जितनी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इन सब का एवरेज निकालेंगे तो उसे कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी की डिफाइन क्या हो जाएगी? एवरेज ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? एवरेज ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? Yes, sir. अब इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करेंगे? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, इसमें आ जाएगा आपके पास साइज ऑफ द एटम। जितना साइज बढ़ेगा, देखो साइज का हमने पहले भी डिस्कशन किया था, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। तो जो बॉन्ड एनर्जी होगा या एंथैल्पी होगा, एंथैल्पी या एनर्जी वो डिक्रीज हो जाएगी। जितना बड़ा होगा बॉन्ड, उसको ब्रेक डाउन करना उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक, जैसे मैंने कहा HCl और HF, तो Cl का साइज बड़ा है, साइज Cl का बड़ा है फ्लोरीन से। तो बॉन्ड लेंथ, अगर मैंने कहा आपको बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी HCl की HF से। और अगर मैंने कहा बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी HF की ज्यादा होगी HCl से। जिसका बड़ा साइज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर छोटा साइज तो क्या होगा, उसे तोड़ने के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये फर्स्ट है इसमें, साइज ऑफ द एटम। क्लियर हुआ ये? Yes. अब सेकंड है मल्टीपल मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल में क्या हो गया? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो जैसे मैंने कहा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड एनर्जी का क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी इसमें होगा ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, सिंगल की सबसे कम। तो बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल की सबसे ज्यादा, फिर डबल की सबसे कम है सिंगल की। ठीक, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा ट्रिपल, यानी जैसे मल्टीपल ज्यादा होगी, मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लेंथ कम हुई इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड क्लियर हुआ? Yes, sir. जितना मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगी। तीसरा इसमें आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसमें फिर वही आ गया, देखो सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल में आता है sp3, फिर sp2, फिर sp।
तो किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? तो फिर यहाँ पे देख लो, sp का सबसे ज्यादा, जिसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp है, उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, और sp3 की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। तो जिस हिसाब से ये sp है, जो s कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी, तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। और ऐसी सेम है एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर देखेंगे अगर हम, तो इस वाले केस में है 25%, इसमें है 33.33%, और इसमें है 50%। तो इसका मतलब जितना एस कैरेक्टर बढ़ाएंगे उतना बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका क्या है, एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर क्लियर हुआ ये? तो Yes, टर्म्स sir. बदल दिया बस हमने, हमने नाम बदल दिया। एस कैरेक्टर, एस परसेंटेज, या हाइब्रिडाइजेशन, या मल्टीप्लिसिटी, बात एक ही है, तीनों ने एक ही चीज कही है, लेकिन जो टर्म्स है उसके नाम बदल जाते हैं बस। अब इसका एक लास्ट फैक्टर आता है, लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे, जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे, उतना क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है, इसका रीजन है रिपल्सन। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा उसके आपस में क्या होगा, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर, लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन की वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे मैंने कहा, ए है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्डिंग है, एक लोन पेयर है, वन लोन पेयर। सेकंड फिर ए है, अब इसमें दो लोन पेयर आ गए, बाकी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी दो लोन पेयर, दो लोन पेयर। तीसरा है कि तीन लोन पेयर, 1 2 3, फिर ऐसे ही 1 2 3। ठीक है, तो इसमें वन लोन पेयर, इसमें टू, इसमें थ्री। तो जितने नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे उतना क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी। तो जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा, बॉन्ड एनर्जी का, वो सबसे ज्यादा एनर्जी वन की, फिर टू की, फिर थ्री की, क्योंकि लोन पेयर है, और लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन करने से ये इसे अनस्टेबल कर देगा। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, ये जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. तो ये भी आपका फिनिश हो गया। अब थर्ड आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल होता है द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड, यानी सिंपल में कहेंगे एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। जैसे हमने किया था बेरिलियम का BeCl2, तो इसका साइज होता है लीनियर, तो लीनियर मतलब 180 डिग्री, तो ये इसका बॉन्ड एंगल हो गया। जैसे दूसरा NH3 है, तो एक लोन पेयर यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो इसके बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल हो गया आपका 107 डिग्री, तो ये आपका बॉन्ड एंगल हो गया। यानी दो बॉन्ड के बीच का एंगल, उसे कहेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, वाटर में है Yes. जैसे NH4, सॉरी 104.5 डिग्री, जैसे वाटर है HH, इसके बीच का एंगल है 104.5 डिग्री, उसे कहेंगे बॉन्ड एंगल, यानी एंगल बिटवीन टू बॉन्ड। अब लास्ट इसमें आता है बॉन्ड ऑर्डर। लास्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। टू एटम्स है
इसके बीच का बीच में जितने बॉन्ड्स हैं उसे कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड जितने उसमें प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन H2, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 1, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी कितना हो जाएगा 1। जितने बॉन्ड है उसके बीच में वही उसका ऑर्डर। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मतलब O डबल बॉन्ड O, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स 2 है, तो टू बॉन्ड है ऑर्डर भी। सर। ऐसे नाइट्रोजन है N2, तो नाइट्रोजन में कितना है सर 3 ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। 3 तो जितने बॉन्ड होंगे उतना ही बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो ये बॉन्ड पैरामीटर भी फिनिश हो गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। अब नेक्स्ट आता है मेन इंपॉर्टेंट है फैजान रूल। फैजान रूल, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। फैजान रूल क्या होता है, देखो फैजान ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। फैजान कहता है कि जो भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, क्या इसमें 100% आयनिक है? ये क्या 100% आयनिक है? तो क्वेश्चन आंसर है नो, कोई भी चीज 100% नहीं होती है। ठीक है, तो इसने कहा कि इसमें कुछ ना कुछ क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये जनरली इसने एक्सप्लेन किया कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, जो या आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, इसको इसने एक्सप्लेन किया। किसने? फैजान ने। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया फैजान रूल आफ्टर द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट। तो इसने मेन क्या चीज एक्सप्लेन करी, इसने करी कि कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि आयनिक 100% नहीं हो सकता, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना प्रेजेंट है उसने आपको तरीका बताया, जिससे आप लोग कंपैरिजन कर सको कि ज्यादा कौन है कोवेलेंट कैरेक्टर और कम कौन है। ठीक है, तो इसको वन बाय वन पहले हम इसके कुछ टर्म्स को क्लियर करते हैं, और उसके बाद हम मेन चीज में आ जाएंगे जो 12th में भी है आपके पास और 11th में भी है। ये 12th में भी है बहुत ज्यादा। तो इसमें देखो दो चीज क्लियर करनी है, तीन चीज को। पहला है पोलराइजेशन, फर्स्ट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होगा, व्हेन कैटायन अप्रोचेस इन एन एनायन, कैटायन का मतलब प्लस चार्ज है, एनायन ये हो गया, ये इसको अप्रोच करेगा, खींचेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आयंस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटायन। अब ये जो है होना चाहिए था स्फेरिकल साइज, लेकिन ये क्या करता है, इस प्लस की वजह से ये इसकी तरफ खींचता चला जाता, अट्रैक्टेड हो जाता, तो इसका शेप ऐसे हो जाता है। पहले था स्फेरिकल, अब ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है, तो स्लाइटली अब कोई ज्यादा परसेंटेज करेगा कोई कम करेगा। तो कह रहा है कि जैसे ही ये कैटायन और एनायन दोनों पास में आए, सबसे पहले क्या थे, अप्रोचेस ईच अदर, यानी जैसे दोनों के दोनों नियर आए हैं, अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, नियर आने से क्या होगा, नियर आने से जो एनायन का साइज है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, बिगड़ जाएगा, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो पहले स्पेरिकल होना चाहिए था, देखो होना क्या चाहिए था, ये भी स्पेरिकल है ये भी स्पेरिकल है, दोनों को स्पेरिकल होना चाहिए था, लेकिन प्लस की वजह से क्या होता है, ये इसकी तरफ खींचता चला आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया कुछ। ठीक है, अब इसमें जितना ओवरलैपिंग होगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, जितना ओवरलैपिंग होगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक, यस सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है कोवेलेंट कैरेक्टर के बाद हम लोग आते हैं इसमें कि जैसे डिस्टॉर्ट होता है तो इसकी जो ज्योमेट्री हो क्या होगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। पहले स्पेरिकल थी, अब इस तरीके के चेंज हो गए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इफेक्ट को कहते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन क्या हो गया कि जो इसकी ज्योमेट्री है, जो इसका शेप है, वो क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, बिगड़ गया। तो इस डिस्टॉर्टेड को हम कह देते हैं पोलराइजेशन।
ठीक। तो पोलराइजेशन होता क्या है, देखो फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है, पोलराइजेशन मींस जैसे ये एनायन है और ये कैटायन है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पास पास आ गए, ये माइनस ये प्लस। जब पास आएंगे तो क्या होगा, कैटायन एनायन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और एनायन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और जिससे क्या होगा, जो एनायन का साइज है वो चेंज हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन के बाद आता है, दो चीज और आती है, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिंग पावर किसे कहते हैं, द पावर ऑफ द कैटायन टू पोलराइज द एनायन। जैसे कैटायन ये है, एनायन ये है, तो ये कितना इसके अंदर पावर है, कैटायन के अंदर, कैटायन के अंदर कितनी पावर है कि वो इस एनायन को अपनी तरफ खींच सकता है। होना चाहिए था स्फेरिकल, लेकिन ये इस तरीके से शेप हो जाता है। तो इसकी कितनी पावर है, केवल ये किसके लिए है, कैटायन के लिए यूज होता है। वो कहता है कैटायन की इतनी पावर जिसकी वजह से क्या होता है, वो एनायन को पोलराइज कर दे, एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जिससे क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो उसे कहते हैं कैटायन की पोलराइजिंग पावर। तो कैटायन की हर हमेशा पोलराइजिंग पावर होती है। सेकंड आता है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी होती है एनायन की, टेंडेंसी टू ऑफ द एनायन टू गेट पोलराइज्ड, कि जो एनायन है वो कितना पोलराइज हो रहा है। एनायन भी तो पोलराइज होगा, तो एनायन कितना पोलराइज हो रहा है उसे कहेंगे एनायन की पोलराइजिबिलिटी। और कैटायन कितना पोलराइज कर रहा है उसे कहेंगे कैटायन की पोलराइजिंग पावर। तो दोनों तीनों समझ में आ गए, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी। यस सर। ठीक, तो रिज्वाइन करना है क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, रिज्वाइन कर लो सेम आईडी पे।